इंडिया न्यूज पर ओवैसी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अब शुरुआत मैं करने जा रहा हूं सर, आपके छोटे जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो आपके भाई हैं, उन्होंने एक बार फिर से 15 मिनट का जिक्र किया है। वो महाराष्ट्र में थे, एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ये 15 मिनट मुझसे छूटता नहीं, क्या 15 तारीख को आप 15 मिनट का वक्त निकालेंगे हमारे लिए? तो आप लोगों की वजह से है, आप मीडिया वाले बार बार 15 मिनट का इशू बनाते हैं। अगर 15 तारीख को पोलिंग हो रही है तो इसमें क्या आपने तारीख तय किया या हमने तय किया? तो अब जब मीडिया गैर जरूरी के इसको इशू बनाता है तो हम क्या खामोश बैठेंगे? उसको रिबर्ट करते हैं। तो उसको उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। 15 तारीख को पोलिंग हो रही है और मीडिया इशू बनाता है, तो अब मीडिया पे शिकायत होती है मीडिया को, तो उसका उसका जवाब मैं क्या दे पाऊंगा, बोलिए। जब आपके भाई साहब ने ये इस बात का जिक्र किया कि ये 15 मिनट मुझसे छूटता नहीं, वहां पर तो कोई मीडिया था नहीं, वहां पर तो वो भाषण दे रहे थे। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, जी। आप देखिए, आप लोग पूरी पिक्चर दिखाइए, पूरा बैकग्राउंड बताइए। मीडिया के लोग उनसे वही सवाल करते हैं 15 मिनट का। चाहे आप ही के, हमारे मीडिया के दोस्त से, वो आदमी बंबई से निकल कर प्लेन से उतरता है, एयरपोर्ट पे पहुंचता है, फिर वही सवाल हो जाता है। हम्म। तो फिर इसका क्या करेंगे? इसका तो इलाज मेरे पास नहीं, इसका तो इलाज आपके पास होना चाहिए। वसी साहब, एक तो बहुत बहुत मुबारक है आपको, महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में जिस तरह की परफॉर्मेंस आपकी रही है, 56 से 125 आप पहुंचे। बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है, इस बात का इम्कान और एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था। इस जीत पर आप क्या कहेंगे, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं। नहीं, हम शुक्रगुजार हैं रब्बे कायनात के, और शुक्रगुजार हैं अवाम के, उन्होंने हम पर भरोसा किया, हम पे एतमाद किया, और हमारे इतनी बड़ी तादाद में और उम्मीदवारों को कामयाब किया। हमको बाज़ जगह पर हमारे उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए, उसकी भी हमको तकलीफ है। मिसाल के तौर पर अहमदनगर में हमारे भाई समद खां कामयाब नहीं हुए, नांदेड़ में कई बड़े हमारे जिम्मेदार उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए। तो जाहिर है हमारी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी होगी, हम उसको दूर करेंगे। मगर क्रेडिट जाता है हमारे अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब को, मुफ्ती इस्माइल साहब को, यूसुफ पुंजानी साहब को, और ऐसे कई सैकड़ों हमारे अरकान, उन सब ने बड़ी जस्तजू और मेहनत की। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और फिर औरंगाबाद में हमारे 34 कॉरपोरेटर जीत कर आए, तो उनका भी शुक्रिया। नासिर सिद्दीकी का, शेख अहमद का, यासिर का, हमारे फैजान का, असद चाउश का, ये सब बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, वहाँ के बड़े लोग सब आए और सबने मेहनत की। महिलाओं ने बड़ी तादाद में हम वोट दिया, उनका भी शुक्रिया। बहुत चला महाराष्ट्र में कि आप बीजेपी के साथ अलायंस होने वाला है, क्या कुछ नेताओं की गुफ्तगू का भी जिक्र हुआ है? मीडिया भी इन खबरों को चला रहा है। मैं चाहता हूं, चूंकि आप इंडिया न्यूज पर हैं, मैं चाहता हूं आप इसको क्लैरिफाई करें। क्या बीजेपी के साथ कोई बातचीत चल रही है क्या महाराष्ट्र में? इंडिया एनडीए में जितने पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, एक नाथ शिंदे की शिवसेना हो, या फिर अजीत पवार की एनसीपी हो, किसी से भी कहीं पर भी कोई अलायंस नहीं होगा। नहीं होगा। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। आकोट में हमारे 5 कॉरपोरेटर्स ने एक गठ बनाया था जिसमें बीजेपी शामिल थी। हमने उनसे बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम था कि बीजेपी उसमें रहेगी। हमारी पार्टी ने उनसे कहा कि आप अपने लोकल म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखकर दीजिए कि आप उस गठ से बाहर आ रहे हैं। और फिर मैं जो अमरावती अकोला में जब था, तो वहां पर ये लोग मुझसे मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि आप पार्टी के कोई पॉलिसी मैटर पर फैसला नहीं करेंगे जब तक आप यूसुफ पुंजानी साहब और इम्तियाज जलील साहब से बात नहीं करते। उन्होंने उसके बावजूद भी मुझे वादा किया। उन्होंने बीजेपी के एक नेता के बेटे के लिए कॉप्शन के मेंबर की सपोर्ट की। तो इम्तियाज जलील साहब ने 13 तारीख के दिन एक जनसभा में खड़े होकर मेरी मौजूदगी में यह फैसला लेकर कहा कि हम उन 5 अकोट के एमआईएम के जो इलेक्टेड कॉरपोरेटर थे उनको पार्टी से हम बर्खास्त करते हैं। हमारी पार्टी का फैसला वाज़ेह है, चाहे बीजेपी हो, एक नाथ शिंदे की शिवसेना हो, या अजित पवार के एनसीपी हो, उनसे कोई अलायंस नहीं होगा। अगर कोई अलायंस करता है तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी।
वैसे साहब एक सवाल ये भी था, वोट चोरी का फैक्टर बहुत कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी रेस करते रहे। क्या बीएमसी चुनाव में आपको ये चीज देखने को मिली, वोट चोरी या किसी तरह की अनियमितता? वो शाही वाला इंसिडेंट छोड़ देगा, रिंक वाला, उसके अलावा आपको लगा क्या कि वोट चोरी का कुछ मसला दिख रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो कोई जनता ने शिकायत नहीं की। अगर होती तो टीवी चैनल्स पर उसको जरूर दिखाया जाता है। लोग टीवी चैनल नहीं भी दिखाए तो सोशल मीडिया पर लोग जाकर बोलते कि इस पर्टिकुलर बूथ में, इस पर्टिकुलर प्रभाग में बड़ी तादाद में वोट काटे गए। हाँ, कहीं पर किसी के नाम नहीं आए, वो तो शिकायत थी, मगर बड़ी तादाद में नाम काटे गए और तो वो तो शिकायत हमको नहीं मिली। एक और मसला था वैसे साहब कि ईवीएम की टैंपरिंग को लेकर बहुत इशू रहता है, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आपको लगता है कि ईवीएम में टैंपरिंग नहीं हो सकती है, ये आप मानते हैं? देखिए, मैं तो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का आदमी नहीं हूं, और जिसको उस बारे में एक्सपर्टीज होगा जी। वो अगर उसको प्रूफ कर देंगे मैं मानने को तैयार हूं। मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने देश की जनता के दिमाग में एक कम्युनलिज्म का और मुसलमानों पर शक का जो चिप डाला है, उसको कैसे निकाला जाना चाहिए, उस पर गौर करके काम करने की जरूरत है। एक चीज और वैसे साहब महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में देखने को मिली, बीजेपी पर अमूमन इस तरह का आरोप लगता रहा कि वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से ये बात कही गई कि बुरके वाली मेयर होनी चाहिए। बुरके वाली मेयर का जिक्र बार बार चुनावों के दौरान आया है, तो ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है कि आप भी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 2 साल से बात कह रहा हूं कि एक हिजाब पहनने वाली लड़की इंशाअल्लाह भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, मेरा ख्वाब है, मेरी कोशिश है। तो इससे कैसे आप बोल रहे हैं कि फिरका परस्ती या कम्युनलिज्म बढ़ेगा? क्या हमारा संविधान पाकिस्तान की तरह संविधान है जो कहता है कि आपको एक समुदाय से होना पड़ेगा तभी आप प्रधानमंत्री या वजीर आजम और राष्ट्रपति या सदर जमहूरिया या प्रेसिडेंट बनेंगे? वो तो नहीं है ना। जिन्होंने संविधान बनाया, खास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो उन्होंने इस बात को रखा नहीं। जी। एरिया क्या है, एज का होता है मामला, और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मेंटली फिट हो, अनसाउंड ना हो, मेंटली अनसाउंड ना हो। तो चाहे विधानसभा के लिए एज एक है, काउंसिल के लिए एक एज है, राज्यसभा के लिए एक एज है, तो उसको देखा जाता है। तो इसमें बुरी बात क्या है? इससे तो हमारे भारत की लोकशाही मजबूत होगी, पूरे विश्व में भारत का नाम होगा कि एक मुस्लिम महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि मेरी जिंदगी में ना हो, मगर ये होना चाहिए। तो मैंने ये बात कही है, इसमें गलत बात क्या है? इसको आप मजहब के चश्मे से क्यों देख रहे हैं इस बात को? संविधान जब इजाजत देता है तो बन सकते हैं ना, नहीं बन सकता, नहीं बन सकते। लेकिन यही बात अगर वैसे साहब बीजेपी करती है कि भगवा और सैफरॉन की बात होती है, तो ये बात आप लोग ही कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है कि भाई आप पोलराइज कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोट आप कराना चाहते हैं। जब भी चुनाव होता है आप यही प्रोजेक्ट करते हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोटिंग हो रही है, ये सैफरॉन वर्सेस और बाकी पार्टियां, अदर्स पार्टियां हैं। सर उसमें फर्क है ना। आप समुदाय की सुप्रीमेसी के ऊपर आप वोट मांग रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी का होगा वही सच्चा भारत से मोहब्बत करने वाला होगा। तो वो तो खुली डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म की बात हो रही है, आप सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं और खुला डिस्क्रिमिनेशन उसमें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या संविधान इस बात को कहता है कि कोई समुदाय का नहीं बन सकता? क्या मुझे बताओ, कहां लिखा हुआ है? बताओ, बता दीजिए आप। हाँ, अगर आप जो कह रहे हैं पॉइंट वो बीजेपी करती है, बीजेपी बोलती है कि नहीं, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी का मानने वाला होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो देश के संविधान का मानने वाला है, जो भारत के तिरंगे को मानता है और उस तिरंगे को देखकर उसका सीना चौड़ा हो जाता है और वो बन सकता है, तो बुरी बात क्या है इसमें? तो अजीज साहब ये अपने अपने चश्मे से देखने का मसला मुझे लगता है। क्या बीएमसी चुनाव में क्या नफरत वाला फैक्टर आपको दिखा वैसी साहब? बीएमसी चुनाव में क्या बीजेपी की ओर से ये प्रोजेक्ट किया गया नफरती फैक्टर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये चीजें क्या आपको देखने को मिली क्या बीएमसी चुनाव में?
देखिए, आपको चश्मे की जरूरत नहीं है संविधान को पढ़ने के लिए। अगर आपकी आईसाइट अच्छी है तो संविधान को पढ़ लीजिए। आईसाइट कमजोर है तो चश्मा लगा के पढ़िए, समय पढ़ता हूं। तो कहाँ लिखा है संविधान में? हाँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ यही बन सकता है, वो संविधान के खिलाफ है, राइट। वो संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है। वो बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है। वैसे तो एक सवाल ये भी था, एनसीपी, कांग्रेस और एसपी जैसी जो पार्टियां काफी वक्त से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में एक्टिव हैं, आपकी परफॉर्मेंस उनसे ज्यादा बेहतर रही है। ये मैसेज कहां जा रहा है वैसे साहब? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी पार्टी मजबूत हो रही है तो सो कॉल जो सेफोलॉजिस्ट हैं, सो कॉल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत हो रही है तो ये एक गुड सिग्नल नहीं है। मेरा सवाल यही है कि बीजेपी मजबूत होती है तो गुड सिग्नल हो जाता है, ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत हो रही है तो वाई इट्स नॉट अ गुड सिग्नल? इस नैरेटिव पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, अगर ये सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट हैं, ये सब सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट हैं, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप जनता के फैसले को इज्जत की निगाहों से क्यों नहीं देखते? जनता ने वोट दिया है। आप ये बोलिए कि हम इसको पसंद नहीं करते, इनकी कामयाबी हो रही है, ठीक है, मगर आप ये बोल रहे हैं कि ये कहां पे जा रहा है, किधर जा रहा है? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि भारत के संविधान के जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन में भी होनी चाहिए। इक्वालिटी किस में होगी? ताकतवरों में होगी या कमजोरों को इक्वालिटी दिया जाएगा? अगर मैं भारत के संविधान बनाने वालों का जो ख्वाब था कि हमारा लोकशाही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगा, अगर उसके लिए हम काम कर रहे हैं और इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये बताता है कि वो एक फ्यूडल सोच रखते हैं और वो इस बात से उनको बड़ी तकलीफ और बेचैनी हो रही है कि उनका जो चौधराहट थी वो डिस्टर्ब हो रहा है। और तीसरी बात ये बताता है उनके इग्नोरेंस, और उनका कोई जनता से कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने से ही मैं अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को हासिल कर सकता हूं, तो मैं बराबर पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा। क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो आज इस तरह की बकवास कर रहे हैं,